गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको कामोद के बारे में पढ़ाने जाऊंगी। आज हम देखेंगे कि कामोद में किस तरह के चलन का प्रचलन है और किस तरह के स्वर इसमें लगते हैं, किस तरह से गाया बजाया जाता है। इसमें हम आज शास्त्रीय वर्णन पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसमें सरगम गाएंगे और सरगम के बाद हम इसमें छोटा ख्याल सीखेंगे। तो चलिए आज हम राग कामोद को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस राग के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि यह राग दोनों मध्यमों वाला राग है, क्योंकि ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है राग, तो इसमें तीव्र मध्यम भी लगता है और शुद्ध मध्यम भी इसमें लगाया जाता है। इनको लगाने का अलग अलग तरीका है। यदि हम आरोह और अवरोह की बात करते हैं तो आरोह में हम इसे तीव्र मध्यम लगाएंगे और अवरोह में हम इसे शुद्ध मध्यम में लगाएंगे, जो कि हम आगे आरोह अवरोह पकड़ गाते समय देखेंगे। इसका वादी स्वर पंचम है और संवादी स्वर ऋषभ है। प और रे इसका वादी संवादी है और रात्रि के प्रथम प्रहर में यह गाया जाता है। इसकी जाति के बारे में भी अलग अलग मत हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि यह वक्र संपूर्ण राग है। कल्याण ठाट के जो भी राग हैं जिसमें दोनों मध्यम लगाए जाते हैं, उनमें से यह एक राग है। छायानट, केदार, कामोद, हमीर, इस तरह के रागों में जिनमें दोनों मध्यम लगाए जाते हैं, उनमें से एक राग कामोद भी है। इस वर्ग के रागों की एक महत्वपूर्ण विशेषता हम ये बताते हैं कि इसके आरोह में नी और अवरोह में ग कम मात्रा में लगाया जाता है, दुर्बल लगाया जाता है। इस नियम के अनुसार कामोद भी आरोह में निषाद व अवरोह में गंधार कम ही लगाया जाता है, दुर्बल लगाया जाता है। निषाद तो इस राग में इतना दुर्बल है कि उसे कम लगने वाला स्वर भी कहा जाए तो आपत्ति नहीं होगी। मतलब नहीं लगाया जाए इस राग को तो भी, इस स्वर को तो भी हो सकता है कि हम ना लगाएं इस राग में नी को। निषाद का प्राबल्य होने से राग यमन का आभास होने लगता है। जैसा कि हम कहते हैं कि नी मुख्य स्वरों में आता है राग यमन के निषाद, तो उस कारण इस राग में यदि हम नी बार बार लगाते हैं या उसकी प्रबलता कर देते हैं तो वह हमें राग यमन जैसा दिखाई पड़ता है। नी व ग के इस अल्पत्व के महत्व देते हुए कुछ विद्वान इस राग को औडव संपूर्ण भी कहते हैं। ये नी और ग का जो मत है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मतों के रूप में देखा गया है। लेकिन यदि हम इस मत को मानते हैं कि नी और ग हम यदि कम लगाते हैं तो इसकी जाति में भी परिवर्तन होगा और इसे औडव संपूर्ण जाति का हम कह सकते हैं। जैसा कि हमने पहले इस बारे में बताया कि इसकी जाति वक्र संपूर्ण है, लेकिन अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होने के कारण और ग और नी के मत में अंतर होने के कारण इसे कुछ विद्वान तो वक्र संपूर्ण मानते हैं और कुछ विद्वान इसे औडव संपूर्ण मानते हैं। गंधार इस राग में भी वक्र भी है, अतः इस दृष्टि से इन दोनों स्वरों का महत्व कम हो जाता है। परंतु तान लेते समय जो गायक हैं, बड़े बड़े संगीतकार हैं, विद्वान हैं, वे इसमें गंधार व निषाद का प्रयोग कर लेते हैं। अतः इसे संपूर्ण अथवा वक्र संपूर्ण कहना उचित होगा, समीचीन होगा। इस राग में सारे गामा गम म गरे सा कहने से राग का रूप बिगड़कर यमन की तरह दिखने लगता है हमें, जिसे हम आगे गाकर देखेंगे। प्रैक्टिकली करके मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह सारे गमा म गरे सा इस तरह आने पर राग यमन हो जाता है। इसका जो चलन है उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। अतः आरोह में ग को दुर्बल दिखाते हुए, कम दिखाते हुए सारे प इसी तरह हम जाएंगे तो
यह रूप हमें कामोद का आभास करवाता है। यह हमें कामोद राग को दिखाता है कि ये सारे प जैसे ही हम गए वैसे ही हमें ये कामोद की तरह दिखाई देता है। यदि इसे ही हम कहते हैं कि सारे गम यदि हम जा रहे हैं तो वह राग यमन की भांति हमें लगने लगता है, या नीरे गम हम लगाते हैं तो हमें वह राग यमन की तरह लगने लगता है। लेकिन जब हम सारे प जाएंगे तो इसका जो मुख्य स्वर समुदाय है वह यही है, सारे प, और इसी कारण इसे हम कामोद राग का मानेंगे। अवरोह में ग को वक्र करते हुए प ग म रे सा इस प्रकार या ग म प ग म रे सा कहना पड़ता है। रे से प जाते हुए शुद्ध मध्यम का कर्ण लगाना बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, जिसे हम बंदिश गाते समय देखेंगे या आरोह अवरोह हम गाएंगे तब इसे हम अभी सुनेंगे। जैसा कि सभी कहते हैं कि कामोद में जो रेपक की स्वर संगति वह बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। जिस तरह छायानट में परे आता है उसी तरह कामोद में रेपक की स्वर संगति बहुत प्रमुख मानी जाती है और इसी से राग की सुंदरता को दिखाया जाता है। प्राय इस राग की चीज़ें रेप अथवा म रेप से प्रारंभ की जाती है। रेपक की स्वर संगति वस्तुतः मल्हार का निर्देश करती है, मतलब जहाँ भी रेपक की स्वर संगति आई है वह हमें बताती है कि यह मल्हार का अंग है। लेकिन मल्हार में तीव्र मध्यम सर्वथा वर्जित है। म जहाँ भी आता है इस राग में, जब भी आता है तो आरोह में मध्यम तीव्र लगाया जाता है और अवरोह में शुद्ध मध्यम लगाया जाता है, और इसी कारण यह मल्हार से अलग हो जाती है, क्योंकि मल्हार में शुद्ध मध्यम गाया जाता है और इस राग में कामोद में तीव्र मध्यम लगाया जाता है आरोह में। कल्याण थाट के दोनों मध्यम लगने वाले राग जो हैं तीव्र मध्यम उतना प्रबल नहीं होता। जब भी कोई राग है जिसमें दोनों मध्यम लगाए जाते हैं, कल्याण थाट के जितने भी राग हैं उसमें दोनों राग मध्यम लगाने के जब लगते हैं तो उसमें तीव्र मध्यम उतना प्रबलता से या उतना स्ट्रांगली नहीं लगता जितना शुद्ध मध्यम लगाया जाता है। इस दृष्टि से कल्याण थाट के दोनों मध्यम लगने वाले जो राग हैं वो हैं हमीर, केदार, छायानट, कामोद, श्याम कल्याण, गौड़ सारंग इत्यादि रागों में बहुत ही कम मात्रा में, कम रूप में तीव्र मध्यम ही कहा जा सकता है। जब तीव्र मध्यम के अल्पत्व के आधार पर ही कुछ संस्कृत ग्रंथकार ने इन सभी को बिलावल थाट के राग का मानना अधिक उचित समझा है। ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यदि हम इस राग में शुद्ध मध्यम कर देते हैं तो बहुत कुछ हम ये कह सकते हैं कि वह बिलावल थाट जैसा राग बन जाएगा। लेकिन यदि हम इनमें दोनों ही मध्यम लगाते हैं, तीव्र मध्यम भी और शुद्ध मध्यम भी, तो वह कल्याण थाट की ओर जाने वाला राग कहलाएगा। इसीलिए अलग अलग ग्रंथकारों ने इसे तीव्र मध्यम के अल्प प्रयोग के कारण इसे बिलावल थाट का भी माना है। परंतु इन रागों में तीव्र म होने व इनका चलन आश्रय राग बिलावल के समान न होने के कारण आजकल वर्तमान में सर्वसम्मति से ये राग कल्याण थाट में ही माने जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही मध्यमों का प्रचलन हमें दिखाई देता है। तो हम दोनों ही मध्यमों के आधार पर इसे कल्याण थाट के अंतर्गत रखते हैं। कामोद के पूर्वांग में आरोह करते समय सारे मा पर यदि इस प्रकार जो स्वर समूह है वह लिया जाएगा तो वह श्याम कल्याण की तरह हो जाएगा। जब भी हम सारे मा पर लेंगे तो वह श्याम कल्याण बन जाएगा। छायानट भी कामोद का एक बहुत निकटवर्ती राग है, जिसमें बहुत चीज़ें समानताएं भी रखती है और असमानताएं भी रखती है। यदि हम आरोह में कामोद को देखते हैं तो सारे प मा प ध प इस तरह की स्वर संगति से हम इसे अलग करते हैं छायानट से। लेकिन जब भी हम अवरोह में आते हैं तो हम इसकी छाया दिखा सकते हैं सा नी ध प ग म प ग म सारे, या सा नी ध प रे ग म प ग म रे सा। जब भी हम अवरोह में आएंगे तो सा नी ध प रे, जब भी प रे की संगति आएगी
तब वहाँ हमें छायानट का आभास होगा। छायानट राग की हमें एक छाया दिखाई देगी। कामोद का मूल व मार्मिक स्वरूप पूर्वांग में ही स्थित है, मतलब पूर्वांग में ही इस राग का ज़्यादातर जो चलन है वह हमें दिखाई पड़ता है और हमको ये आभास होता है कि ये पूर्वांग में गाने के बाद कि ये राग कामोद है। दैवत में सावकाश पंचम की ओर बढ़ते समय इस राग में भी हमीर की तरह मनाक स्पर्श के नाते कोमल निषाद का स्पर्श किया जाता है। जब भी हम पंचम की तरफ ध से प की तरफ आते हैं तब कुछ मायने में बहुत हल्का सा स्पर्श हम कोमल निषाद का भी कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं इसमें, और जब भी ये कह सकते हैं कि ध से प की तरफ आते हुए हम इसमें कभी कहीं कहीं निषाद का प्रयोग भी, कोमल निषाद का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, और ये हमें करने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। बहुत सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम इसे गाएंगे तो सुनेंगे कि ये किस तरह से राग कामोद में इस तरह इस निषाद को या इसके छायानट की छाया किस प्रकार रही है, ये अभी मैं आपको गाकर प्रेजेंट करूँगी। अब हम इसके आरोह अवरोह पकड़ की ओर बढ़ते हैं और उसके पश्चात हम सरगम गाएंगे और उसके बाद छोटा ख्याल गाएंगे। चलिए। इस प्रकार हमने इसके स्वरों को गाया और आरोह अवरोह पकड़ हमने स्वर में गाकर देखे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे म प नी ध सा, जब भी हम इसे गाते हैं तो आप मध्यम जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे हम इसे शुद्ध लगा रहे हैं। और जब सा नी ध प म प ध प ग म प ग म रे सा, जब म प ध प जहाँ भी स्वर संगति आती है इसकी उसमें म तीव्र लगाया जाता है, और ग म रे सा जहाँ भी आया वहाँ हम शुद्ध मध्यम लगाएंगे। जैसे इस प्रकार इस राग का जो चलन है वो मापा धापा से समझ में आता है, या हम जब सारे पर गा रहे हैं प्रारंभ में आरोह में तभी हमें इस राग का आभास होता है कि यह राग कामोद है। एक बात जो मैंने आपको शास्त्रीय संगीत में समझाई थी कि दैवत से पंचम की ओर जाते हुए मनाक स्पर्श मतलब कुछ रूप में यदि हम कोमल निषाद का स्पर्श कर दें तो वह प्रत्यय हमें बहुत सुंदर सुनाई पड़ता है। जैसे कि
इसका नी का स्पर्श हुआ है, कोमल निषाद का, जो हम गाकर समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि वह सुनने में कितना सुंदर दिखाई देता है। जैसे मा पा रा पा गा मा पा गा मा रे सा रे पा। इस तरह हम यदि रेपा की स्वर संगति लगाते हैं, रेपा को जब लगाते हैं तो हम इस तरह जब लगाते हैं तो वो कामोद का आभास होता है। जैसे सा रे पा मा पा गा पा गा मा पा गा मा रे सा रे पा। इस तरह हमने इसके स्वरों को समझा कि किस तरह मापा धापा लगाया जाता है, तीव्र मध्यम, और किस तरह शुद्ध मध्यम लगाया जाता है। यदि हम ये कहें कि ये छायानट जैसा ही राग है, जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब हम आरोह में गाते हैं सारे पर तो हमें कामोद का आभास होता है। यदि हम छायानट की तरह करना चाहते हैं इसे, तो सानी ध पर रे, गामा पर गामा रे सा, इस प्रकार से हम इसे छायानट दिखा सकते हैं, जिसे मैं अभी गा के आपको दिखा रही हूँ। सा रे पा मा पा रा पा नी ध सा सा नी ध पा मा पा रा पा पा रे। यदि हमें इसे छायानट करना है तो हम इस प्रकार इसे दर्शाएंगे। सा नी ध पा रे गा मा पा गा मा रे सा। इस प्रकार हम इसे छायानट और कामोद में बिल्कुल हम इसे समानता और असमानता हम इसे दिखा सकते हैं, और इसकी कंपैरेटिव स्टडी को हम समझ सकते हैं कि ये दोनों राग अलग कैसे हुए हैं। इस प्रकार आज हमने कामोद राग के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से स्वर लगे हैं, इसका चलन किस तरह का है, और इसके थाट क्या है, इसकी जाति के बारे में क्या है, कि किस तरह से मतभेद पाए गए हैं, और इसे हम छायानट और कामोद में दोनों को हम किस तरह से समझ सकते हैं स्वरों के माध्यम से। इस प्रकार हमने कामोद को जाना। अब मैं आपको आरोह और पकड़ जो मैंने स्वर में गाए थे उसे मैं दोबारा आपको आकार में गाकर दिखाऊंगी, और उसी तरह आपको अभ्यास करना है।
प्रकार आप इस स्वरों का अभ्यास करेंगे इसके, और स्वर में आरोह रूपक एवं आकार में भी इसे आप गाने का प्रयास करेंगे। और इसके पश्चात हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें हम इसकी सरगम और छोटा ख्याल गाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।